आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट, जैसे मैं हर बार यही कहता हूँ कि टैलेंट हर एक शख्स में होता है, लेकिन कभी कभी उसे स्वयं पता नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है। या आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की हॉबी क्लासेस करवाते हैं और उसी में से उन बच्चों का एक टैलेंट उभर के निकल के आता है। हम इस प्रोग्राम में आपके सामने उन शख्सियत को लाते हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट है और उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का मनवाया है और अपने काम की एक पहचान दी है। इसमें फ़ाइन आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, परफॉर्मिंग आर्ट है, लिटरेचर है, सब इसमें आता है। आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको दावत दी है वो भी एक जानी मानी शख्सियत हैं। हाल ही में उनकी दिल्ली में बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन लगी और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला और मैं उसको खुद वॉच कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्रिटिक्स आए उस एग्ज़िबिशन में और मुझे बहुत अपने आप में एक फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरी मिट्टी की एक लड़की जिसका एग्ज़िबिशन दिल्ली में लगा हुआ और इतनी सराही ले रही, कोई और नहीं है। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में मिलन शर्मा जी हैं। मिलन शर्मा जी, आपका टैलेंट स्पीक प्रोग्राम ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और मिलन जी म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट से जुड़ी हुई हैं, पेंटर हैं और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट की फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की HOD हैं। उसके साथ साथ पहली लड़की हैं जिन्होंने विजुअल आर्ट में डॉक्टरेट भी की थी 2013 में शायद। और उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बुलाया जाता है, इनके काम को दर्शाया जाता है। उन सब चीज़ों पे आज हम इनसे बात करेंगे। मिलन शर्मा जी, मिलन जी, मैं मतलब आपको सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ और आपकी जो हाल में एग्ज़िबिशन हुई उसको भी देखा। जम्मू में भी मैंने आपके काम को देखा है जितना भी मैं देख सका। आपको मतलब एक वही बात आती है ना कि घर में कोई पेंटर, फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था शायद। घर पे पेंटर तो नहीं थे, मेरे फादर एक पोइट थे। वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। लिटरेचर से जुड़े थे और उनको पेंटिंग्स, जो हमारे जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पेंटिंग्स की फ़ोटोग्राफी करना या बाउलीज के स्कल्पचर्स की फ़ोटोग्राफी करना, ये मैं अपने बचपन में ही उनको देखा करती थी। वो जब वो इन जगहों पे जाते थे, इन स्पॉट्स पे, तो हम बच्चों को भी साथ ले जाते थे। स्पेशली मेरा इंटरेस्ट देखते देखते उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे ऐसी जगहों पे। तो काफ़ी मतलब मुझे तो इंटरेस्ट मेरा डेवलप जो है इसी ढंग से हुआ। उन्होंने जब मेरे को देखा कि ये कुछ ड्रॉ करती है तो उन्होंने मुझे कुछ मिनिएचर्स की किताबें ला दी। तो मैं उनको कॉपी करना शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने धीरे धीरे कॉपी करना शुरू किया तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट थे देवीदास जी, उनके पास मुझे भेजा कि तुम इनसे सीखो, क्लास अटेंड करने। हाँ, जब तक हॉबी क्लास के तौर पे, हॉबी क्लास में, क्योंकि अभी मेरा स्कूल चल रहा था। तो एवरीडे मुझे 1 घंटा उनके पास भेजते थे। तो मैं वहाँ पे वो देवीदास जी मुझे पोर्ट्रेट ड्रॉ करते थे, मैं नेक्स्ट डे घर पे करके उनको लाइन ड्राइंग वो करके देती थी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब मैंने 10th पास करी तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, क्योंकि मेरे को तो खैर इस फील्ड का पता नहीं था। तो मेरे फादर थोड़े अवेयर थे इन चीज़ों के लिए। तो उन्होंने फिर फॉर्म भरवाया, कहा कि जब 10th पास करी तो मैंने वैसे फिज़िक्स सब्जेक्ट रख लिया। तो मैंने कहा पापा वो मैंने तो यही पढ़ना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं ये पढ़ाई नहीं होती जो तू पढ़ने जा रही है, फाइन आर्ट्स, ये कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब तेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th रह जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं है, ये भी बहुत बड़ी पढ़ाई है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। तो फिर उन्होंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू वहाँ पे दिलवाया और मेरी एडमिशन हो। कहने का तात्पर्य ये कि कोई भी कला आज के दौर में वो खाली एक कला नहीं है,
उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं, उसमें बिल्कुल आजकल पढ़ाई है, पीएचडी हो रही है, मास्टर हो रही है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। परफॉर्मिंग आर्ट्स को ले लीजिए, डांस को ले लीजिए, पेंटिंग को ले लीजिए, इन सब में बाकायदा तौर पे पढ़ाई है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पढ़ाई के बगैर ये चीज़ें नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें थ्योरी पार्ट सब रहता है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में, हिंदी इंग्लिश है, सब कुछ वैसा ही रहता है, मगर ये कि एडिशनल आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको सिर्फ लिख के पेपर दे के बात नहीं बनती, नहीं प्रैक्टिकली भी आपको काम करना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने बीएफए जम्मू से की? जी मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन, देन बैचलर्स जम्मू से करने के बाद फिर मास्टर्स मैंने दिल्ली से करी। कहाँ से? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से जी। वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो फिर वहाँ 2 साल मैंने कंटिन्यू किया। मिलन जी, आप जम्मू में इंस्टीट्यूट में थी, उसके बाद आप दिल्ली गई, दिल्ली आर्ट स्कूल जो दिल्ली आर्ट कॉलेज। आपको क्या लगा, कुछ फर्क, हम कहाँ पे हैं? और बहुत डिफरेंस ये लगा कि उन बच्चों को बहुत एक्सपोजर था जिसकी मेरे को कमी थी। कमी ये थी एक्सपोजर आर्ट में, बड़े निपुण, बड़े मतलब हमारे जो टीचर्स थे वो किसी वहाँ के टीचर्स से कम नहीं थे, मगर बाकी चीज़ों का भी एक्सपोजर बहुत मैटर करता था। जैसे वहाँ पे एग्जीबिशंस होती रहती थी, वो देखने का मौका मिलता था, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। मगर जो टीचिंग की अगर बात करें तो टीचिंग, मुझे लगता है कि जिन टीचर से मैं, मतलब भूषण कौल जी मेरे टीचर रहे यहाँ पे, उनके जैसा कोई टीचर नहीं मैंने देखा, मतलब ही इज़ द बेस्ट। आज भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जैसे मैं कॉलेज में हूँ, मैं आज भी उनको काम दिखाती हूँ। अच्छा। वो इतने अपडेट हैं आज भी, मतलब वो एक ऐसे टीचर हैं जो एक मतलब इस स्टेज में भी एवरीडे काम करते हैं, एवरीडे मतलब उनकी स्टडी ऐसी है। और जब मैं कुछ करती हूँ तो मैं इमीडिएटली पहले उन्हीं को दिखाती हूँ आज भी कि सर ये मैंने किया है, और जो उनके उस काम के लिए व्यूज़ होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मतलब एक टीचर के बियॉन्ड वो एक फादरली फिगर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है। वो मेरे साथ नहीं ऐसा है, एवरी स्टूडेंट जो उनके पास पढ़ा हुआ था वो आज भी उनके साथ कनेक्टेड है। और वो ऐसे ही, मतलब यहाँ के टीचर्स का डिफरेंस ये था। और जो दिल्ली में जो टीचर्स थे, मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो फिर कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो ये एक छोटी जगह का एक फ़ायदा भी था और एक ब्लेसिंग भी है हमें। हाँ, वो माना जा सकता है। और उसके बाद आप दिल्ली जैसे शहर में और मंडे हाउस में अगर आप जाती हैं तो आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द आर्ट गैलरीज हैं, आपको काफ़ी कुछ देखने का, उन चीज़ों का एक्सपोजर बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं आपकी बात से इत्फाक रखता हूँ कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस दिल्ली का रहा है। और नेचुरली मैं मंडी हाउस में ही होता था और मैं एग्जीबिशन, हम परफॉर्मिंग आर्ट वाले डिपार्टमेंट में हम एक्टर्स जो बच्चे आते हैं एक्टिंग के लिए, हम उनको कहते हैं आप पेंटिंग्स देखो एग्जीबिशन, क्योंकि रंगों की अपनी एक भाषा है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपने बात एक करते हैं। जब आप दिल्ली में मास्टर कर रही थी, उसके बीच बीच में आपको कभी ये लगता था कि अब नेक्स्ट क्या होगा? नहीं, जब या वहीं से मेंटली प्रिपेयर होना, जब आपका विजन वहाँ खुला, आपने इतना चीज़ें देखी, उसके बाद आपकी क्या तैयारी है सोची? एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने मास्टर्स करी तो आप बड़े यंग होते हैं उस समय, आपको आई वॉज लाइक 22 हाँ, तो 22-23 में थी। तो मेरे को लगा कि अब ये मास्टर्स करने के बाद अब मुझे, मतलब अब एक्चुअली दिल्ली एक ऐसा शहर था, जब मैं जम्मू से गई तो इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूटेड, इतने लोग, हाँ मेरे को मतलब मैं कभी कभी घबरा भी जाती थी। मुझे ऐसे लगता था यार मैं जम्मू कब पहुँचूँ। तो जब वर्क काम की बात आती थी तो मैं ये हमेशा सोचती थी कब मैं जम्मू जाऊंगी और मैं बहुत अच्छे से और काम करूंगी, क्योंकि ये सारा एक्सपोजर लेके जब मैं वहाँ जाऊंगी मैं अपने बड़ा पीसफुली अपने स्टूडियो में काम करूंगी। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं यहाँ की, कुछ चीज़ें हम दिल्ली की मिस भी करते हैं। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल सीन पे, आपको बाहर बुलाया भी गया है, अलग अलग जगहों पे बुलाया गया,
वो वाला एक्सपीरियंस क्या है आपका? जी, कैसा रहा? कोलंबो यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। तो कोलंबो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का एक अपना इंटरनेशनल प्रोग्राम था, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी हुई और सेमिनार्स भी थे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। वाइस चांसलर उन्होंने होस्ट, मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटी ने जो होस्ट किया, और इतनी हॉस्पिटैलिटी, और वहाँ का जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने जब अपना काम एग्जिबिट किया, तो मुझे भी लगा कई चीज़ें जो बाहरी कंट्रीज़ के जो आर्टिस्ट थे, कुछ डिफरेंट और मीडियम में काम कर रहे थे, या वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे जो मतलब नेशनल और इंटरनेशनली अपने काम एग्जिबिट करते रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला और एक विचारों का आदान प्रदान हुआ। और मुझे लगा कि कुछ चीज़ें एक बड़ा कॉमन भी, एक ह्यूमन एज ए ह्यूमन, मतलब मुझे लगता है कुछ चीज़ें चाहे हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, और ये एक विजुअल आर्ट है, उसको एक लैंग्वेज देने के लिए सिर्फ अलग अलग मीडियम्स जो डिफरेंट रहते हैं, तो उसको वो एक सीखने का और देखने का मुझे मौका मिला। वो एक्सपोजर मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और जैसे मैंने बात करी, मुझे पेंजा में यूक्रेन में मुझे बुलाया गया, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सकी। अच्छा। क्योंकि कुछ लिमिटेशन थी, मेरे को छुट्टी सैंक्शन नहीं हो पाई कुछ, तो इसलिए नहीं जाना हो पाया। कभी कभी ये जो मेरे को लगता है एक आर्टिस्ट को आज़ाद रहना ज़रूरी है, और पता नहीं कुछ चीज़ें, ये बाइंडिंग्स जो है ना, मतलब हर्डल्स भी हैं कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में। नहीं, हर्डल्स नहीं, ये डेस्टिनी है। जहाँ जो होना है, ये चीज़, हाँ, जहाँ जो होना है वही होना है, और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। कभी कभी हम नहीं, मुझे ये लगता था कि अगर मैं जाती तो वहाँ से भी एक्सपोजर लेके आती, और मेरा सबसे एक कॉलेज में होने का, बाहर जाने का सिर्फ मेरे इंडिविजुअली मेरा फायदा नहीं है, वो एक सोसाइटी का भी फायदा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं कुछ सीख के आती हूँ, या मैं कुछ अपने आप को मैं एग्जिबिट करती हूँ मेरा काम, तो मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। और अगर मैं कुछ लेके आती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ, सिर्फ मैं अपने आप को नहीं। वहाँ पे मेरे जब मैं विजुअल्स दिखाती हूँ, जब मैं उन बच्चों के साथ अपनी वहाँ के एक्सपीरियंस की इंटरेक्शन जब वो सब होती है, तो वो बच्चे भी वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मिलता है, रेसिप्रोकल है। मतलब कोई चीज़ आप दे रहे हैं, हाँ जी, तो वो वहाँ से बात कर रहे हो, आप भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। ऐसे ही कई चीज़ें बच्चे जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मतलब कई चीज़ें हर्डल्स भी हो जाती हैं। वो जिंदगी का हिस्सा है। मिलन जी, अब आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो इस पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहाँ देख रही हैं? आज की पीढ़ी को उनको कहाँ देख रही हैं? क्या है उनके अंदर? क्या मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात जो मैं फील करती हूँ, हमारे स्टेट में जो आर्ट एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करें या फिर कोई प्राइवेट ऐसी संस्था भी नहीं है जो उसको एक बड़े जेन्युइन तरीके से उसको इनकरेज करती हो, तो वो सब करने की बहुत ज़रूरत भी है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैं 3 साल से मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ जब से, तो तब से मैंने एक इंटरनेशनल एक्टिविटी करवाई वर्चुअल। अच्छा। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये कोरोना चल रहा है इसलिए नहीं, वर्चुअल एक्टिविटी ये कोरोना पे, सॉरी, फिजिकल मतलब ऑफलाइन यहाँ पे खुद आर्टिस्ट आए थे। एक तो 28 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यंग स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे
एचिंग वर्कशॉप करवाई। फिर उसके बाद लिथोग्राफी की वर्कशॉप करवाई, जो हमारे बड़ौदा से एक्सपर्ट मंगवाए गए। अच्छा। मैंने उनको बुलाया। फिर उसके बाद एक कोलंबो यूनिवर्सिटी से उनको, वो दिल्ली आए हुए थे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कहा आ जाओ इधर भी उनकी, हाँ, क्योंकि हमारा पता नहीं अफोर्ड कर पाए उनको, तो मैंने सोचा कि अगर ये आए हैं तो उनके साथ पहले ही मैंने प्रोग्राम ऐसा किया कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी डेमोन्स्ट्रेशन देने आए। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको अच्छा होस्ट किया, सब कुछ अच्छे ढंग से उनको। तो यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हुई, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिला। तो हम अपने लेवल पे तो यूनिवर्सिटी में जो कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल जो है वो हम करते ही हैं, बट और भी बच्चों को जो यहाँ पे अगर लोकल एक्टिविटीज़ हों, एग्जीबिशंस हों। आपको एक मैं बताती हूँ कि मतलब यहाँ पे जो एनुअल फीचर जो हमारा एकेडमी का था वो भी खत्म हो गया, खत्म ही हो गया है, खत्म। हाँ, 2017 में लास्ट एग्जीबिशन हुई वो थी। अगर हम यहाँ अपने घर की बात करें तो हमें कहने में भी बहुत सा शर्म आती है अपने बारे में। कुछ रीजंस होंगे, मैं जानती नहीं, मगर पता नहीं कई देर से एग्जीबिशन ही नहीं हो रही हैं। तो वहाँ ये हमारे लिए एक कला केंद्र बना के सफ़ेद हाथी रख दिया हुआ है। मैं हैरान हूँ उस वक्त के हमारे बच्चे काबिलियत में कम नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट। हमारे कॉलेज में 90% वाले बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा। जो 12th में 90% बच्चे लेते हैं, वो भी जिनके पेरेंट्स कहते हैं मेडिकल फील्ड लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, वो बच्चे जिद करके आर्ट फील्ड में आ रहे हैं। बट आर्ट फील्ड में जब आते हैं यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं, जो मैंने फील किया, जो मेरे को इस स्टेज पे दिखता है कि जो इसको मिलना चाहिए बच्चे को, वो नहीं मिल पा रहा। कई चीज़ें मिसिंग हैं। देखिए मैं मिलन जी उसमें ये एक बात कहें कि पुराने ज़माने में, राजा महाराजा के ज़माने में एक परंपरा रहती थी कि जो राजे होते थे वो आर्टिस्टों को इनकरेज करते थे, है ना, एक अमाउंट उनका रखा होता है, तो उनका उसमें उनका जो कि हमारे पास इतनी बड़ी इंटरनेशनल धरोहर पड़ी हुई है, बसोली की मनेचर पेंटिंग। बिल्कुल, उसको रिवाइव, बसोली के जो मनेचर बना पेंटिंग करने वाले उस वक्त के जो आर्टिस्ट राजा महाराज, तो उनको महाराजा ने कहा कि ले लो, ये तुम्हारा खाना रहा, ये तुम्हारे रहने की जगह रही, बस तुम पेंटिंग बनाओ। क्योंकि वो दरबार पेंटिंग्स ऐसे ही होते थे, दरबारी इनकरेजमेंट। अच्छा, भांडों को वो अलग तरीके से होता था। और इससे क्या हुआ कि आज हमारी जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग वर्ल्ड के हर एक आर्ट गैलरी में एक पीस जरूर लगा हुआ होगा। बिल्कुल। आप वर्ल्ड की किसी भी आर्ट गैलरी में चले जाएं, वहाँ पे आपको, वहाँ पे फिर देख के लगता है कि नहीं यार मैं इस शहर से हूँ। जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है। और वही जो आप बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो वाली फीडिंग नहीं मिल पाती है, इनकरेजमेंट नहीं है, एवेन्यूज नहीं उनको पता। एक्चुअली आर्ट फील्ड में मेरे को लगता है कि अगर हम कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने भी टेक ओवर तो किया है, कई चीज़ें अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम, तो होपफुली कुछ बेहतर होगा। तो आप हमारे ये जो फाइन आर्ट के बच्चे जो फाइन आर्ट करना चाहते हैं, कुछ तो अमेच्योर करते हैं, शौकिया तौर पे करते हैं, और वो अच्छे पेंटर भी हैं, और वो मतलब जिन्होंने शौकिया तौर पे किया है शुरू, वो भी अच्छे पेंटर हैं, मतलब जिन्होंने फाइन आर्ट नहीं किया है, क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है, वो भी है। लेकिन एक पीढ़ी उन्हीं की चलते हुए कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो शौकिया तौर पर पेंटिंग करते, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे, और अपने आप को? मैं ये कहती हूँ कि जो शौकिया तौर पे करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ जो सिखाते हैं उनको, तो वो करें, और अगर उसको एज ए प्रोफेशन कैरी करना है तो फिर उसको बड़ा सीरियसली उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमें प्रोफेशनली जब हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी जैसे जान देने वाली बात है, वो हमें जब तक हम कुछ देंगे नहीं, अपना टाइम, अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा हमें अपने आप को देना पड़ता है, तब जाके देन यू विल गेट समथिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कुछ पाने के लिए यू नीड टू गिव टाइम। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते कि खोना पड़ता है, आपको टाइम देना, वक्त देना है, और तभी जाके। इसके साथ मैं आपको, दर्शकों को थोड़ा सा जो इनका काम है उसका एक झलक भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए वो एक झलक।
मिलन जी, आप थोड़ा सा अपने काम के बारे में कि वो क्या, कौन सी फॉर्म है, क्या है उसके, जो आपका काम है आप किस फॉर्म में करते हैं, क्या जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, ताकि जो आपकी पेंटिंग देखे तो उसको पता हो कि मिलन जी ने ये कहा था, तो वो उस नज़रिए से बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। इसीलिए आप बुकलेट बनाते हैं, पम्फलेट, ताकि देखने वाला पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरा काम सेमी रियलिस्टिक ही है और मेरे काम में ज़्यादातर आज जो अभी प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ उसमें वीमेन, बिकॉज मैं भी एक वीमेन हूँ और वीमेन के डिफरेंट फेजेस रहते हैं, एक्सपीरियंस डिफरेंट ढंग से वो चीज़ों को फील करती है और देखती है। तो वो मेरे काम में काफ़ी सारे ऐसे मतलब वीमेन जो सेंट्रिक्स हैं वो दिखते हैं आपको। तो अभी जो मैं प्रेजेंटली काम कर रही हूँ, बहुत सारे टेक्सचर्स, कुछ राइटिंग्स, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह, वो कामों में आप देख सकते हैं। और अभी जो मैंने रिसेंटली जो एग्ज़िबिशन करा, वो मैंने मोस्टली 2-3 साल से मैं पेपर पे ही काम कर रही थी। और पेपर मेरे 10-10 फीट के पेपर्स थे, 10 फीट बाय, मैक्सिमम जो मेरा काम था वो 10 फीट बाय 7 फीट का था। तो ऐसे ही मैं रोल्स लाती हूँ और प्रैक्टिकली उनको डिफरेंट मीडियम्स उसमें इस्तेमाल करती हूँ, मिक्स मीडिया कहते हैं उसको। तो वो सब मैं अपने कामों में अभी यूज़ कर रही हूँ। और दिल्ली की एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस? दिल्ली की एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काम की बड़ी सराहना हुई। और सबसे अच्छा ये लगा कि इतनी देर के बाद जब मैं दिल्ली गई एग्जिबिट किया, क्योंकि ऐसे तो फ्रिक्वेंटली मैं जाती ही हूँ, मगर एक गैलरी में अपने काम को एग्जिबिट करना, कहीं कहीं छोटे छोटी जगहों पे एग्जीबिशन तो होते ही रहे, तो मगर एक कंप्लीट सोलो शो जो है बहुत देर के बाद हुआ। तो जब मैंने कौन सी गैलरी में था? शिवधानी आर्ट गैलरी में, तो बहुत ज़्यादा सराहना मिली उस शो में। तो वो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि जिन लोगों ने आर्ट को पूरी लाइफ दी है, आर्ट क्रिटिक्स हैं, आर्ट जो आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट या आर्ट क्यूरेटर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उनके जो रिव्यूज़ आ रहे थे वो मेरे को बहुत ही एनकरेजमेंट थी मेरे लिए। मतलब मैं बहुत ही उस चीज़ से अच्छा फील कर रही थी। ऐसे लगा कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ गई हैं। हाँ, तो बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी बन जाती है। ये एक जिम्मेदारी अब आप पे और बन गई क्योंकि उन लोगों को आपसे अब और उम्मीदें बढ़ गई। बहुत सारे गैलरिस्ट आए जिन्होंने काम को सराहा और कहा कि आप सिर्फ आर्ट ही कीजिए, डोंट गो टू जम्मू। तो वो सब तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट चलिए, बहुत अच्छा रहा था। थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में आपका एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मिलन शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत की हमने, और बहुत कुछ इनकी पेंटिंग के बारे में जानना और इनसे इनके एक्सपीरियंस की बात की, और बहुत अच्छा लगा। और इनका छोटा सा सफ़र, एक मिनिएचर पेंटिंग, घर से पिताजी की एक सपोर्ट, हर आर्टिस्ट को, हर बच्चे को घर वालों की एक सपोर्ट होनी चाहिए और ज़रूरी है वो सपोर्ट। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके मैक्सिमम इस प्रोग्राम को देखें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी लिखें। हम फेसबुक पे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के नाम से, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल हमारा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।